अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कफ्स बाय जिब्रान अतीक का सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। सूरज की नारंगी किरणों ने हर तरफ रोशनी बिखेर दी थी। कल रात होने वाली हल्की हल्की बारिश से जमीन पर हर तरफ नमी थी। घास गीली और सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा था। वो नाना और यमुना के साथ हॉल में बैठी थी। वो चाय पीते हुए हाँ मैं उनके सवालों के जवाब दे रही थी। दरवाज़ा खोला तो सूरज की रोशनी घर में दाखिल हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो दरवाजे में पीछे से आती हुई धूप का रास्ता रोके वो खड़ा था। वो सारी रात कहाँ था? ये वो पहला सवाल था जो उसे देखकर आन्या के जहन में आया था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, उसके कदमों की आवाज़ ने एक बार फिर उसका ध्यान उसकी तरफ खींचा। वो उसके सामने खड़ा था। वो एकदम ही खड़ी हो गई। ये रातें बाहर गुजारने वाले शौक कब से होने लगे हैं आपको? ये नाना की आवाज़ थी, मगर क्या वो किसी को सुन रहा था? वो उसकी आंखों में आंखें डाले बस उसे देखता रहा। ऊपर नाव। वो धीमा सा गुर्राया था। आनिया की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। ये कौन सा रूप था उसका? वो उसके करीब से निकलती ऊपर की जानी बढ़ गई। उसने मुड़कर एक नज़र पीछे बैठे नाना और यमुना को देखा और उसके पीछे चल दिया। इन्हें क्या हुआ? यमुना ने धीमे से बाप से पूछा। खुदा जाने। उनके आवाज में परेशानी थी। फिर सारे घर में खामोशी छा गई, तूफान से पहले की खामोशी। ऊपर कमरे में आते साथ आनिया ने दरवाजा जोर से अपने पीछे बंद किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? दरवाजा खुलने की आवाज उसने सुनी थी मगर बुद्ध बनी खड़ी रही। आपको क्या लगता था इस सब का पता नहीं चलेगा मुझे? उसने आनिया की कलाई पकड़कर उससे अपनी जानिब खींचा। वो जैसे एक लम्हे में मॉल में वापस पहुंच गई। उसने भी बाएं हाथ से उसकी कलाई को खींचा था। फिर वहां से उस दिन जब उसी बाएं हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया था, और फिर उसी कॉटेज में जहां वो शख्स बाएं हाथ से फोन कान से लगाए हुए खड़ा था। सब एक लम्हे में हुआ था, मगर वो लम्स मुख्तलिफ था। उस लम्स से उसे नफरत न हुई थी। किस बात के बारे में? आपके कजन के बारे में। उसे लगा जैसे उसे सुनने में कुछ गलती हुई है। तुम कहाँ गए थे बुराक? वो नफी में सर हिलाते हुए उससे पूछ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चबा चबा कर आगे बढ़ी। तुमने मेरा पीछा किया था? उसने जोर से हाथ बुराक के सीने पर दे मारा। इससे पहले कि वो उससे कुछ और कहती, वो उसके दोनों हाथ थाम चुका था। हल्की हल्की बारिश सी गाड़ी से सुस्त रवि से सड़क पर रवा दवा थी। उसके सर में शदीद दर्द था। आनिया के बाजू पर वो निशान कहाँ से आया? सबसे पहला सवाल, वो कल कहाँ गई थी? पार्टी में वो सारा वक्त मेरे साथ थी। फिर वो कल शॉपिंग करने भी तो गई थी। क्या मॉल में कुछ हुआ था या घर पर किसी ने? नहीं, घर पर नाना थे और उसे यकीन था कि नाना उसे कुछ नहीं कह सकते। फिर किसने? उसने अपना सर स्टीयरिंग पर गिरा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो पल पल में बदल जाती थी। वो उसे सब साफ साफ क्यों नहीं बताती? उफ, आनिया काश आप इतनी बेवकूफ ना होती। उसने सर उठाकर जोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा और सर सीट की पुष्ट पर टिका दिया। फिर एक झमाके से वापस सीधा हुआ। मॉल, ड्राइवर। उसने साथ सीट पर पड़ा हुआ अपना फोन उठाया और ड्राइवर को कॉल मिलाई। उसने पहली दफा कॉल नहीं उठाई थी तो बुराक ने उसे दोबारा कॉल की। पिकअप डेमिट। उसने बाएं हाथ से स्टीयरिंग जोर से थाम रखा था। कॉल उठा ली गई थी। सुहेल, कल आनिया मैडम कौन से मॉल गई थी? सामने वाले की बात सुने बगैर उसने फौरन पूछा। मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। वो तो सो चुके हैं, सुबह जल्दी काम पर जाना था ना। उसके जबड़े तन गए, गुस्से जैसे रग रग में दौड़ गया। उन्हें उठाएं प्लीज। उसने चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। जी वो, आप उन्हें उठाएं वरना मैं आपके घर आकर उन्हें खुद उठा देता हूँ। दूसरी तरफ खामोशी थी। 2 से 3 मिनट बाद सुहेल फोन के दूसरे जाने मौजूद था। जी साहब, आनिया कल कौन से मॉल गई थी? उसने अपनी बात दोबारा पूछी। जवाब में सुहेल ने उसे मॉल का नाम बता दिया। उसने कॉल बंद करके वक्त देखा। रात के 2 बजे थे। इस वक्त मॉल बंद होगा। सुबह आऊं? उसने सोचा। फिर दोबारा फोन उठाया और नंबर्स देखने लगा। उसकी उंगलियां एक नंबर पर जाकर रुक गई। मंसूर अंसारी। ये मॉल उनका था और वो उन्हें जानता था। एक लम्हे को वो झिझका। इस वक्त कॉल करना ठीक होगा? फिर सारी तमीज को एक तरफ किया और उठाकर बाहर फेंक दिया। अरे भाई, कॉल मिलाई थी उसने।
2 से 3 घंटों के बाद फ़ोन भी उठा लिया गया। हेलो। मंसूर अंसारी की नींद में डूबी हुई आवाज़ उभरी। बुराक ने अपनी आंखें मीच ली। हेलो, हेल्प चाहिए मुझे। मंसूर ने फ़ोन कान से हटाकर देखा। सामने बुराक मिर्जा लिखा हुआ आ रहा था। उसे क्या हेल्प चाहिए? उन्होंने सोचकर दोबारा फ़ोन कान से लगाया। आपका मॉल अभी खुल सकता है? मुझे उसकी कल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की फुटेज चाहिए। मंसूर को लगा वो मजाक कर रहा है। इस वक्त फुटेज? वो बेड से उठकर कमरे से बाहर निकले। आपको फुटेज क्यों चाहिए? सर ज़रूरी है, समझा करें प्लीज़। उसकी आवाज़ में मिन्नत थी। उफ, काम के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सख्त नापसंद था उसे वो शख्स, लेकिन बिजनेस अच्छा देकर जाता था, जिसकी वजह से उससे बनाकर रखनी पड़ती थी। मैं भिजवाता हूँ, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराक ने गाड़ी मोड़ी और कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस में था। कुर्सी पर बैठा सामने लैपटॉप रखे हुए वो ध्यान से सारी फोटोज को देख रहा था। आनिया 1:09 पर मॉल में दाखिल हुई थी और 2:57 पर बाहर निकली थी। उसे हर कैमरा देखना था और फिर उसे एक कैमरे में वो नजर आ ही गई। वो फोन पर कुछ टाइप करती आगे जा रही थी। उसके सामने एक मर्द आकर रुका था। बुराक ने पॉज का बटन दबाया और उसके चेहरे पर जूम किया। साले। फिर कुछ देर बाद वो उसका बाजू जोर से थाम रहा था। बुराक की मेज पर धरी मुट्ठियां भीज गई। फिर उसका ध्यान उसके हाथ की तरफ गया। वो बात करते करते अपना बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा था। बुराक एक लम्हे को जैसे साकित हो गया। तो क्या आनिया उसे बचा रही थी? बायां हाथ, एक वो वीडियो और एक ये। क्या यह इंसान आनिया को अपने बाप से ज्यादा अजीज था? क्या वो उसके बारे में जानती थी? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। और क्यों करेगा? सर्वर ने तो उसे घर दिया था, बाप का प्यार दिया था। फिर क्यों? क्यों? और उसने बुराक को इन सब में मुलविस क्यों किया? और क्या आनिया को अगवा करने वाला भी वही था? और हुमायूं? उसे हमेशा से उस पर शक था। मगर साले ये सब क्यों कर रहा था? इतने सारे क्यों और उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब सारे सवालों के जवाब या तो साले दे सकता था या आनिया। उसके दोनों हाथ थामे वो उसे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। क्यों बचा रही हैं आप अपने कजन को? सवाल था या कोई सूर जो आनिया के कानों में फूंका गया था। वो कैसे सब जान गया? वो उसे बचाना चाहती थी। ओह गॉड, वो उसे इस सब में मुलविस कैसे कर सकती है? वो वो देख न ले। उसका ध्यान अब उन कैमरों की तरफ था जो उस घर में लगे थे। क्या उस कैमरे में भी? वो बुराक से हाथ छुड़ाते हुए बाहर की तरफ भागी और सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ जाने लगी थी। सूरज की किरणों में आंखें चुंधिया सी गई थी। वो जानती थी वो उसके पीछे आएगा और कुछ ही लम्हों बाद वो उसके मुकाबिल खड़ा था। आपको लगता था मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकूंगा? आनिया ने गर्दन मुड़कर उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें इन सब मामलात से दूर रखना चाहती थी। आनिया की आंखों में आंसू दराए। इसलिए आपने मुझसे शादी का ड्रामा किया था? उसकी आवाज में तंज नहीं, गर्व था। आनिया का सर मजीद झुक गया। मैं डर गई थी बुराक। मुझे अपने लिए एक छत चाहिए और छत तुमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता था। उसने इस दफा उससे सच कहा था। वो खामोशी से उसे सुनता रहा। मैं उस रात ही सब समझ गई थी बुराक, जिस रात मुझे अगवा किया गया था। मैं साले की असलियत उसी दिन जान गई थी। बस चुप थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है बुराक। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसने मेरे बाप को मारा था। उसकी वजह से ताया ने मेरे भाई पर हाथ उठाया। उसके आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। सर पर रखा दुपट्टा सरक कर नीचे गिर गया था। मगर क्या उसे परवाह थी? वो एक डरी सहमी सी लड़की बन गई थी। बुराक, वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई मिला हुआ है। या तो मेरे घर से या तुम्हारे घर से। हम दोनों इससे कनेक्टेड हैं। बाबा ने कहा था कि बुराक तुम्हारा गार्जियन एंजल है। वो तुम्हें बचा लेगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, और तुमने की। उसने मजबूती से बुराक का हाथ थाम लिया था, जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती हो। तुमने मुझे उस रात उस नकाबपोश लोगों से भी बचाया। तुमने मुझे उस कोटे से भी बाहर निकाला। तुमने मेरी एक दफा कहने पर मुझसे शादी भी कर ली। मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा और तुमने वो भी सह लिया। बाबा ने सही कहा था बुराक। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और वो उन्हें बहने दे रही थी। आज जैसे वो एक ही बार बहुत सारा रो लेना चाहती थी। एक आखिरी दफा। बुराक, मैं सब कुछ खुद करना चाहती थी।
मैं अपने बाबा का बदला, अपना बदला खुद लेना चाहती थी। जिसे मैंने दोस्त समझा, उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे बाबा को धोखा दिया, रज़िया फूफो को धोखा दिया। वो फरेबकार था। साले कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानती। लेकिन एक चीज़ जानती हूँ कि वो ये सब अकेला नहीं कर रहा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, उसे बॉस कह रहा था, मगर वो कौन है मैं नहीं जानती। तुम्हारे घर के हर कमरे में कैमरा है, वो पल-पल तुम्हें देखता है। तुम्हारे घर से कोई उसके साथ मिला हुआ है। कुछ लम्हे पहले स्क्रीन के पीछे बैठी औरत ने रिमोट उठाकर दीवार पर दे मारा। बुरा क्या जान गया था और आनिया क्या जानती थी? वो कमरे से बाहर क्यों भागी? फोन उठाया और कान से लगा लिया। डेरिक कहाँ हो? और इस वक्त दबे पांव सीढ़ियों से चढ़ता हुआ डेरिक ऊपर की जानी बढ़ रहा था। नीचे आओ। जोबिया की आवाज पर डेरिक ने दांत पीसे। इसे क्या मसला है अब? फोन पर बैठी औरत का दिल क्या सब कुछ छोड़कर पहला कत्ल वो जोबिया का करे? जी मैम, वो मुस्कुराकर कहता नीचे जाने लगा। छत पर खड़ी आनिया अब तक बुराक का हाथ थामे हुए थी। कोई है बुराक जो ये सब कर रहा है साले के साथ मिलकर, लेकिन बचेगा नहीं वो, कोई भी नहीं बचेगा। सबको अपने किए का अंजाम भुगतना होगा, साले को, उसके बॉस को, जो जो इसमें शामिल है, हर एक शख्स को। खुदा की कसम उनका अंजाम सारी दुनिया देखेगी। डरी सहमी लड़की कहीं चली गई थी। अब जो थी वो इंतकाम की आग में झुलसती हुई वो लड़की थी जिसका मकसद सिर्फ इंतकाम था, बदला। और बदला नस्लें खा जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं, बदलाव भी होना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि आने सरवर को कोई नहीं जानता। असद सरवर मर चुका है। लोग असद सरवर की इज्जत करते थे, उनके लिए आने सरवर का कोई वजूद नहीं था। लेकिन बुराक मिर्जा का है, एक दुनिया उसे जानती है। हाँ, मैंने अपने बारे में सोचा, वो निकाह, वो सब फरेब था, क्योंकि मुझे हिफाजत चाहिए थी और तुमसे बढ़कर कोई मेरी हिफाजत नहीं कर सकता था। इसीलिए तुमसे पैसों वाली शर्त रखी थी, इसीलिए अपने भाई की कस्टडी मांगी थी। वो वहाँ महफूज नहीं है बुराक, उसे वहाँ से निकालना था मुझे। एक बार वो निकल जाए फिर सब आसान था। और देखना वो कल पहली पेशी के बाद निकल आएगा ना। उसके आखिरी सवाल पर बुराक को वो किसी बच्चे की मानने लगी थी। वो इतना सब अपने अंदर दबाई बैठी थी। सदर साहब कहते थे कि वो उनकी नाजुक बेटी है। काश वो उसे देख सकते कि वो कैसी बेटी थी, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर रही थी। बुराक ने अपना हाथ उससे छुड़वाया और दोनों बाजू उसके गिर्द फैलाकर उसे अपने साथ लगा लिया। आनिया बगैर किसी मज़ाहमत के उसके बाहों में मोम बनकर पिघल गई। बुराक ने हिसार तंग किया और उसके बालों पर अपने लब रखे। वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी। उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भीस रखा था। कुछ नहीं होगा अब, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तसल्ली वो काफी थी। उसने कहा था कि वो सब देख लेगा, तो वो देख लेगा। बाबा भी यही कहते थे और वो जब भी कहते थे कि वो सब देख लेंगे तो वो काम पूरा हो जाता था। बुराक भी सब पूरा करेगा। बुराक ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। आनिया, आप उससे सदर साहब का बदला लेंगी और मैं उससे आपका बदला लूंगा। अब इसकी तह तक मैं पहुंच कर रहूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। अब सबसे पहला काम शावेज को यहाँ लाना है। अपना सर उसके माथे पर टिका दिया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर काश सोचने से सब ठीक हो सकता। उनसे दूर स्कूल से बाहर निकलते शावेज और रोड के दूसरी तरफ खड़ी रुकैया, वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो मुस्कुराकर माँ को देख रहा था। वो करीब थे और अचानक अचानक उनके दरमियान से एक वैन गुजरी। एक पल में वो उनके सामने था, अगले पल उनका बेटा वहां नहीं था। अब वो पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढ रही थी। लोगों से, गार्ड से उसका पूछ रही थी। गार्ड उन्हें कुछ बता रहा था और फिर उन्होंने फिक्रमंदी से किसी को फोन मिलाया। काश सोचने से सब ठीक हो जाता, काश। डेरिक इस वक्त किचन में मौजूद था। जोबिया उसे किसी बात पर डांट रही थी। उसके सर की नसें गुस्से से उभर कर बाहर आने को थी। उसे छत पर जाना था और वो उसे जाने नहीं दे रही थी। जोबिया, मुझे एक काम से जाना है। वो ये जुमला 5वीं बार दोहरा रहा था। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अभी किचन साफ चाहिए, वो हुक्म जताती बोली। डेरिक उसकी बात को नजरअंदाज करता उसके पास से गुजरकर बाहर की तरफ निकला। जोबिया ने उसका बाजू थाम दिया। डेरिक ने जब्त से आंखें मीची।
कान में लगे आले में एक आवाज उभरी, उसे मार दो। वापस छत पर आओ तो वो अब तक वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए वो एक साथ थे अब। बुराक आंखें मूंदे आनिया का हाथ थामे खड़ा था। तभी जेब में रखा फोन थरथराया। वो हल्के से पीछे हटा और फोन निकाल कर देखा। सामने मिसिस असद लिखा जगमगा रहा था। उसने मुस्कुराकर फोन आनिया के सामने किया। उसने बेयकीनी से बुराक की तरफ देखा। मामा? उसने पूछा, जिस पर बुराक ने सर अस्पात में हिलाया और फोन उठाकर स्पीकर ऑन कर दिया। बुराक, बुराक, वो डरी हुई आवाज। एक लम्हे को आनिया सांस लेना भूल गई। उसने बुराक के हाथ से फोन झपटा। मामा, क्या हुआ है? क्या आप ठीक हैं? आनिया, बच्चे, वो शाहवेज। और फिर कुछ देर पहले रुक जाने वाले आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। फोन बंद करके नीचे किया और सर पर दुपट्टा रखा। मेरे साथ चलो बुराक, वो कहकर नीचे की तरफ भागी। वो बगैर कुछ पूछे उसके पीछे चल दिया। सरवर मंजिल पूरी शान से खड़ी थी, मगर आज वो घर पराया लग रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का कई साल इस घर में नहीं गुजारे थे, जैसे वो कभी उसका घर था ही नहीं। बुराक खामोश था और आनिया के लब तो बंद थे, मगर दिमाग में जो शोर था वो इस कदर तेज था कि सांस लेना भी मुहाल था। और फिर गाड़ी रुक गई और साथ उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। घर के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। वो जानती थी वो सब क्यों हैं। वो अब गाड़ी से नीचे उतर रही थी। उस घर में, उस घर की हवा में सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही थी। थोड़ी आगे बढ़ी थी कि उसकी नजरें एक इंसान को देखकर ठहर सी गई। उन आंखों को, उस चेहरे को वो पहचानती थी। नहीं, शायद नहीं, शायद वो चेहरा वो पहली बार देख रही थी। वो उस कातिल का चेहरा पहली बार देख रही थी। आज वो चेहरा मासूम क्यों न लगता था। एक लम्हे वो ठिठकी, कदम लड़खड़ाए। वो थप्पड़, वो जुल्म, वो सब एक पल में आंखों के सामने आ गया। फिर एक हिसार, किसी के बाजू जो उसके गिर्द आए थे, जिन्होंने उसे एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा किया था। वो लम्स, वो उससे भी अनजान नहीं थी। चेहरा मोड़ा, सबकी नजरें उनकी जानिब थी। वो वही था, हरी आंखें, जिनमें ना जाने अभी कौन सा जज्बा था। वो कब से उसके जज्बात समझने लगी। मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी। बस इतनी सी बात थी और हर मंजर हवा में तहलील हो गया। सब भूल गया था। अब बस वो था और उसकी आंखें। वो हिसार था, वो लम्स था। वो लम्स जिसमें हिफाजत थी, मोहब्बत थी, अकीदत थी, जुनून था। उसके लिए जान देने का जुनून। ये यहाँ क्या कर रही है? ये ताई की आवाज थी। दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रुकैया और उनका सहारा देती रसिया की निगाहें भी उसी की तरफ उठी थी। इसकी इतनी जुर्रात? ताई दोबारा बोली थी। सगीर ताया खामोश थे। हुमायूं भी खामोश सा खड़ा था। रुकैया उठी और अपनी बेटी की जानी बढ़ी। उसके करीब जाकर अपने बाजू फैलाए। एक लम्हे को वो 22 साल आनिया थी। अगले लम्हे वो 5 साल की बच्ची महसूस हुई, जो माँ के मिलने पर उनसे लिपट कर रो रही थी, ऊंची आवाज में। मामा, हमसे हमारा सब छिन गया है, सब छिन गया है मामा। वो माँ को बता रही थी, उस माँ को जिससे किसी ने सारी उम्र ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और आज उनके पास खोने को कुछ ना था। मामा, कहाँ गया शावेज? उसकी बात अधूरी रह गई। यही, इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। बताओ, बताओ सबको, क्या तुमने उसकी कस्टडी के लिए केस नहीं किया? अरे केस तो पूरा होने देती। साले फनकारा था। पहले ही अपने ही भाई को किडनैप कर लिया। इसे अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करें। उसने पुलिस वालों को मुखातिब किया। जब कोई आगे ना बढ़ा तो उसने आनिया को रुकैया से अलग करने की खातिर हाथ आगे बढ़ाया, मगर हाथ हवा में ही रुक गया। तू है कौन जो इतने हक से मेरी बीवी से बात कर रहा है? बुराक ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मुझे छोड़ो, तुम कौन हो? इसके नए आशिक? उसने चोट की थी। आनिया ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। क्या बकवास कर रहे हो साले? रजिया ने उसे रोकना चाहा। मैं कौन हूँ? बुराक उसे बाजू से खींचकर एक तरफ ले गया। चल बताता हूँ तुझे। उसका हाथ वो हवा में ऊपर उठाया और फिर वहीं छोड़ दिया। मुझसे इंट्रोडक्शन के 3 तरीके हैं। बात, तवक्कुफ किया, मुलाकात और लात। और तू मुझे तीसरी कैटेगरी का लगता है। आनिया को एकदम ही उसकी पहली मुलाकात याद आ गई, जिसमें उससे नफरत ही महसूस हुई थी। हो गया इंटरव्यू, अब बता मेरी बीवी के बारे में क्या कह रहा था तू? उसने आज तक बुराक को ऐसे बात करते नहीं देखा था। वो जैसे किसी मोहल्ले का गुंडा बन गया था। साले बगैर कुछ बोले पीछे हो गया।
अलबत्ता बाकी सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। बीवी, आनिया की शादी? आनिया ये क्या कह रहा है? रजिया आगे बढ़ी। मैं सब जानती हूँ, रुकैया ने सबको बताया। मामा, अभी शावेज को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, आनिया ने बमुश्किल कहा। वो क्यों डरती थी साले से इतना? उससे बोला क्यों नहीं जाता था? इससे पहले कि वो कुछ और कहती उसे एक और आवाज सुनाई दी थी, मियाओं की आवाज। उसने निगाहें मोड़ी तो जिंजर दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। आनिया की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो था तो जानवर, लेकिन ऐसा जानवर जिसे उसे इश्क था। फिर वो बिल्ला सबके पास से गुजरता हुआ उसके कदमों में आ खड़ा हुआ, अपना पंजा आगे किया और आनिया के पांव पर नाखून दे मारा। उसके लबों से एक सिसकी निकली थी। आंखें बंद करके जब खोली तो जिंजर उसके कदमों के बजाय बुराक के हाथ में था। उसने उसके अगले दोनों पंजों से पकड़ रखा था और ऊपर उठाया हुआ था। आनिया जैसे सब भूल गई। उसके सामने तो वैसे भी सब भूल जाया करती थी। बुराक, जिंजर को मुझे वापस करो, हुक्म सादिर किया गया। ये औरत बुराक के सामने बोलते वक्त क्यों नहीं कतराती थी? उसने एक झटके से जिंजर को छोड़ा तो उसके कदमों में जा गिरा। आनिया ने झुककर उसे उठाया। अब वो उसके बाजुओं में अपनी जगह बनाकर लेट भी चुका था। एक निगाह पास खड़े उसने मर्द पर भी डाली थी और जिंजर के दिल ने उससे नफरत महसूस की थी। मालकिन ने भी नफरत ही महसूस की थी। आनिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। काफी देर से खामोश खड़े सगीर अब उससे मुखातिब हुए। क्यों मिस्टर सरवर, ये मेरे बाप का घर है, मैं जब चाहूं तब आऊंगी, उसने डोटोक अल्फाज में जवाब दिया था। आप मुझे नहीं रोक सकते, कहा उन्हें था, जताया किसी और को था। मामा, बुराक ने एसपी से बात की है, वो ढूंढ लेंगे सावेज को, लेकिन मैं आपको लेकर रिस्क नहीं ले सकती। मैं आपको लेने आई हूँ, मुझे यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं। वो माँ से रूबरू थी, बाकी वहाँ खड़ा कोई भी शख्स कुछ न बोला था। आनिया जा चुकी थी। साले अपने कमरे में खड़ा यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। उसकी इतनी हिम्मत, मेरा हाथ पकड़ा उसने, मुट्ठी मुंह के आगे रखकर वो जैसे गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। पर तुम्हें क्या लगता है आनिया बेबी, तुम अपने भाई को ढूंढ लोगी? एक कहका बुलंद हुआ था। वो बॉस है, उनके पास सबसे बेहतरीन प्लान होता है। आईमीन क्या दिमाग है उनके पास। पहले ही मुझे बता दिया कि शाहवेज को हर जगह ढूंढा जा सकता है, मगर उसके अपने घर में नहीं। और सरवर मंजिल के एक कमरे में बेहोश और बंधे पड़े शाहवेज के हाथ में हल्की सी जंपिस पैदा हुई थी। कहते हैं इंसान किसी चीज से नहीं हारता, मगर किस्मत उसे हरा देती है। सारी दुनिया का मुकाबला करके भी अपना पसंदीदा इंसान पालो, मगर तब क्या करोगे जब वो आपकी किस्मत में ना हो, जब उसे आपसे अलग जिंदगी गुजारनी हो, जब आपकी जिंदगी उस परिंदे जैसी हो जिसे जबरदस्ती अपनी खानदान से अलग कर लिया जाता है। यही तो हुआ था उस इंसान के साथ जो किसी कब्ज़नुमा पिंजरे में कैद उस सिया कमरे में बंद था। खाना पासरा की प्लेट में रखा था, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं था। आंखों में लाली सी थी, शायद वो रो रहा था, शायद कुछ और। उसकी दाढ़ी और मूछें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो लंबी सांसें लेता बस एक चीज के रट लगाए हुए था। क्यों मेरे रब, क्यों? कुछ देर अंधेरे कमरे में खामोश रहती, फिर आवाज आती, क्यों मेरे रब, आखिर क्यों? और वो सदाएं उस तक जा रही थी और वो खामोश सब देख रहा था। उसने जमीनी खुदाओं की रस्सियां ढीली कर रखी थी, लेकिन एक दिन वो खींचेगा, क्योंकि सब्र करने वालों का साथ देता है वो। बुराक इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा कुछ सोच रहा था। आखिर वो कौन हो सकता है जो साले का साथ दे रहा था? वो इस किस्से को अब खत्म कर देना चाहता था। वो अब कोई नई और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता था। आनिया ने कहा था कि साले का साथ या मेरे घर से कोई दे रहा है या उसके घर से, लेकिन कौन? उसका सर घूमने लगा था। ये सब इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। उसका फोन बजा तो उसका इर्तिकाज टूटा। मुझसे मिलो, आनिया का पैगाम उसके फोन पर जगमगा रहा था। आ रहा हूँ, उसने लिखकर भेजा और गाड़ी मोड़ ली। उसका रुख अब घर की जानिब था। दिमाग अब तक उलझा हुआ था। वो कौन हो सकता है? कुछ देर बाद गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हुआ और वहीं ठिठक कर रुक गया। वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और दरवाजे के आगे सफेद रंग के कपड़े के नीचे रखी एक लाश। वो आगे बढ़ा और उसका चेहरा देखा। वो जोबिया थी और उसे किसने मारा था, क्या यह बताने की मुझे जरूरत है? डेरिक एक तरफ खड़ा आंसू बहा रहा था। व्हाट द हेल,
जोबिया की गर्दन को किसी ने बेदर्दी से काटा था। खून बहकर अभी तक एक तरफ गिर रहा था। एक पुलिस वाला आगे बढ़ा और उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया। फिर वापस बुराक की तरफ मुड़ा और बोला, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? क्यों? गॉड, एक और मुसीबत। उफ! आपके घर के फ्रिज से आपके मुलाजिम की लाश मिली है सर। बुराक ने सामने खड़े नाना और यमुना को देखा। आनिया वहां नहीं थी। वो कहाँ गई थी? अगर घर में थी तो यहाँ मौजूद क्यों नहीं थी? मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। गिव मी 5 मिनट्स। वो कहकर घर की जानी बढ़ा। आनिया का कमरा, बुराक का कमरा, किचन, छत सब खाली था। आनिया सरवर कहीं नहीं थी। वो वापस नीचे आया तो उसे रुकैया खामोशी से सोफे पर बैठी नजर आई। आंटी, आनिया कहाँ है? वो उनके पास कदमों में बैठा पूछ रहा था। उन्होंने नजरें उठाकर बुराक को देखा। बेटा, वो चली गई है। वो कहीं चली गई है। उनकी आंखों में आंसू थे। कहाँ? कहाँ गई है वो उनसे पूछ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक और आवाज थी जिसने सबको रोक दिया था। 5 के बजाय 6 मिनट हो चुके हैं। आपको अब चलना चाहिए। पुलिस वाले ने उससे कहा। वो कुछ सुन नहीं पाया था और दूर सड़क पर गाड़ी चलाती आनिया भी कुछ नहीं सुन रही थी। कुछ घंटे कबल। डेरिक, कहाँ हो? और इस वक्त दबे पांव सीढ़ियों से चढ़ता डेरिक ऊपर की जानिब जा रहा था। नीचे आओ। जोबिया की आवाज पर डेरिक ने दांत पीसे। इसे क्या है अब? फोन पर बैठी औरत का दिल किया सब छोड़कर पहला कत्ल वो जोबिया का करे। जी मैम। मुस्कुराकर वो कहता नीचे जाने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों किचन में मौजूद थे। जोबिया ने फ्रिज से सारा सामान निकाल रखा था। फ्रिज में किसी चीज का पानी गिरा हुआ था जिससे सफेद फ्रिज पर दाग से बने हुए थे। वो उसे इसी बात पर सुना रही थी। उसके सर की नसें गुस्से से उभर कर बाहर आने को थी। उसे ऊपर जाना था मगर वो उसे जाने नहीं दे रही थी। जोबिया, मुझे एक काम से जाना है। वो उससे ये जुमला कोई 5वीं बार कह रहा था। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अभी की किचन साफ चाहिए। वो हुक्म जताती बोली। डेरिक उसकी बात को नजरअंदाज करता उसके पास से गुजरता बाहर की तरफ निकला। जोबिया ने उसका बाजू थाम लिया। डेरिक ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। कान में लगे आले में एक आवाज उभरी थी, उसे मार दो। कहने की देर थी और डेरिक ने शेल्फ पर पड़ी छुरी उठाई और जोबिया को गर्दन से दबोचकर अपनी तरफ खींचा। उसके लबों से एक चीख निकली, लेकिन वो पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। चीख दब सी गई। वो उसकी गर्दन पर चाकू को चलाता गया। खून किसी फव्वारे की तरह गर्दन से बाहर निकला। डेरिक की सफेद शर्ट सुर्ख होने लगी थी। कुछ देर बाद वो बेजान सी नीचे गिर गई। डेरिक ने उसकी लाश को उठाया और उसे घसीटकर फ्रिज तक ले गया। फिर उसे उठाया और अंदर डाल दिया। पानी की बाल्टी भरी और किचन में पड़े खून पर डाल दी। सारा खून पानी में शामिल होकर गदले से पानी में तब्दील हो गया। कुछ पलों में वो किचन को पहले जैसा कर चुका था। फिर वहां से बाहर निकला। यमुना और लियाकत अब तक सोफे पर बैठे थे। उनसे बचता बचाता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वहां जाकर कपड़े तब्दील किए और अगले 5 मिनट में वो वापस घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें यमुना पर थीं, जो शायद उठकर किचन की जानिब जा रही थी। रुके, अभी अभी किचन धोया है मैम, दोबारा गंदा हो जाएगा। मुस्कुराहट सजाए उसने कहा। थोड़ी देर पहले वाला जानवर कहीं गायब हो गया था। यमुना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वापस सोफे पर बैठ गई। दिन शाम में कब तब्दील हो जाता है ये इंसान को इल्म तक नहीं होगा, मगर बुराक मिर्जा को ये 8 घंटे किसी साल के माने लगे थे और 8 घंटे के बाद वो वापस अपने घर में दाखिल हुआ था। मगर वो जानता था कि वो वहां नहीं होगी। वो सबसे पहले रुकैया के पास गया था। आंटी, कहाँ है आनिया? वो उनसे दिन वाला सवाल दोबारा पूछ रहा था। उन्होंने उसे फोन पर लिखी हुई एक सतर दिखाई थी। ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, ना तुम पूछोगे, फिर भी तुम मुझे ढूंढ लोगे। वो काफी देर उस सतर को पढ़ रहा था। न जाने कितनी देर गुजर गई, उसे अंदाजा नहीं था। वो सतर अंग्रेजी में लिखी थी, रोमन इंग्लिश में। आप कहाँ हो आनिया? वो बेड पर गिर सा गया। स्क्रीन पर उसे देखती वो औरत शायद मुस्कुराई थी। मुस्कुराहट की वजह बताऊं? सुबह को बासी हुए काफी वक्त गुजर चुका था। आनिया और रुकैया घर में दाखिल हुए तो नाना और यमुना ने मुस्कुराकर उन्हें खुश आमदीद कहा था। बुराक उन्हें छोड़कर ऑफिस चला गया था। वो जब अंदर आई तो थकी हुई थी। अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर खिड़की के पास जा बैठी। आज मौसम कुछ अजीब सा था।
भाई की फिक्र से जान निकले जा रही थी। कुछ अजीब सी आवाज़ थी जो उसके समातों से टकराई थी। वो उसका फ़ोन था जिसे वो वॉशरूम में भूल आई थी। वो उठी और उसकी जानी बढ़ी। किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई थी। उसने एक लम्हा खुद को शीशे में देखा और फ़ोन कान से लगाया। आपी आपी ये लोग। एकदम से उसे लगा जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। शाहवेज शाह। आपी आपी इन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है आपी। वो बेबस थी। वो क्या कर सकती थी? ना वो साले का सच सबको बता सकती थी और ना शाहवेज को बचा सकती थी। शाहवेज तुम कहाँ हो? मुझे नहीं। आ एक चीख। उसके बाद फोन बंद हो गया। उसने कई बार दोबारा उस नंबर पर कॉल मिलाई मगर दूसरी तरफ से फोन बंद था। वो बालकनी में गई और सोफे पर ढेसी गई। एक बार फिर फोन बजा। इस बार एक पैगाम था। इस पते पर पहुंचो, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और कोई भी चालाकी की या किसी को भी बताने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा भाई खत्म। एक धमकी काफी थी मगर वो क्या करे? बुराक को कैसे बताए? उसने बुराक के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर की। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई। फौरन इस मैसेज को डिलीट करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आनिया ने कुछ कहे बगैर वो मैसेज डिलीट कर दिया। लेकिन उसके पास एक रास्ता और था जिससे वो उसे ढूंढ सकता था। और वो क्या चीज थी भला? अजीब सा रास्ता था। वो इस तरफ के इलाकों में कभी नहीं आई थी। उस लोकेशन पर जाते हुए उसे ना जाने कितनी देर गुजर चुकी थी। कुछ सड़क और टूटे हुए रास्ते। जब बुराक को उस सतर की समझ न आई वो वापस रुकैया के पास पहुंचा। वो आपको कुछ बता कर गई है? रुकैया अब तक सुन सी बैठी थी। असद सही कहते थे, वो हमेशा से ठीक थे। उनको जैसे किसी तिलिस्म ने आन जकड़ा था। क्या कहते थे आंटी? क्या हुआ है आपको? वो फिक्रमंदी से उनको कंधे से पकड़कर हिला रहा था मगर वो जैसे कोई भी जवाब देने को तैयार ना थी। एक जगह आकर लोकेशन खत्म हो गई मगर वो सुनसान सा इलाका था। बाहर जाकर देखा तो ना कोई बंदा था न बंदे की जात। वो कहाँ फंस गई थी? ओह गॉड। आनिया। उसने तभी दोबारा उस नंबर पर कॉल मिलाई तो कॉल उठा ली गई। हाँ, पहुंच गई वहां। अब की बार आवाज अलग थी। किसी औरत की आवाज। जानी पहचानी औरत की आवाज। हाँ, उसने एक लफ्ज़ जवाब दिया। दिमाग में साए साए की आवाज गूंज रही थी। क्या कहते थे वो आंटी? प्लीज मुझे बताएं। वो उस रात मुझे कुछ बता रहे थे जिस दिन उनका कत्ल हुआ था। उससे एक रात पहले। वो एकदम से जैसे होश में आई थी। वो कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मुराक ने धीमे से पूछा और रुकैया ने जैसे वक्त में सफर तय किया। याद है वो रात? शाही सवारी से बाहर निकले शहजादी साहिबा। उस औरत की आवाज में तंज था। आनिया एक हाथ से फोन कान से लगाए दूसरे से सर पर दुपट्टा सीधा करती हुई बाहर निकली। हाँ, आगे बोलो। धीरे से उसने कहा। फिर नजरें यहाँ से वहां दौड़ाई। एक सियाह शर्ट वाला इंसान तुम्हारे पास आएगा। कब? वो उसकी बात काट कर बोली। देखो, मजीद गेम्स मत खेलो। तुमने कहा था मैं यहाँ आ जाऊं तो तुम मेरे भाई को मेरे हवाले कर दोगी। उसका लहजा काटदार था। बेवकूफ लड़की, सांप अपने बिल का रास्ता किसी को नहीं बताता। उसकी बात आधे में थी जब उसे सामने से एक मर्द आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, आ गया है वो। आगे बोलो। आनिया ने उसे इतला दी। तुम सब इतने ही बेसब्रे हो। वो असद भी ऐसा ही था, बेचारा। वो आखिर में हंसी थी। आनिया की रगों में बहता खून खोल उठा था। उस आदमी के साथ साथ चलो। उसने एक और हुक्म दिया। लेकिन एक मिनट। उन्होंने कहा था कि साले ठीक नहीं है आनिया के लिए। वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बुराक उनके साथ उठा। तो क्या असद जानते थे कि साले क्या करने वाला है? लेकिन फिर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? आंटी, सदर साहब को कत्ल करने वाला और आनिया को अगवा करने वाला साले ही है। उसने धीरे से उन्हें बताया। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। क्या? बेयकीनी, तकलीफ, कर्ब, क्या था जो उनके चेहरे पर नहीं था? वो खिड़की के साथ बड़ी कुर्सी पर गिर सी गई। मैंने क्यों ना मानी उनकी बात? आखिर क्यों? उन्होंने अपना सर हाथों में गिरा लिया। अब क्या? आनिया ने पूछा। वो औरत कुछ देर खामोश रही। आनिया को उसकी खामोशी से खौफ आया। अंधेरी रात के उस अंधेरे से भी ज्यादा खौफ। अपना फोन वहीं फेंक दो। उस औरत के अगले जुमले ने आनिया को अपनी जगह साकित कर दिया। बुराक कैसे ढूंढेगा उसे? ओह गॉड। एक सुराग। एक सुराग वो उसके लिए छोड़कर आई थी।
नहीं, फोन फेंक दूंगी तो इस अंधेरे में चलूंगी कैसे? उसने एतराफ किया। जितना कहा है इतना करो बीबी, वरना तुम्हारे उस भाई की गर्दन मेरे हाथों में है और मेरे हाथों में अजीब सी खुजली भी हो रही है, छुरी उठाकर उसे गर्दन पे चलाने की। ओके ओके, मैं फेंक रही हूँ। उसने फोन बंद किया और एक जगह फेंक दिया। आखिरी बार उसने जब फोन की स्क्रीन देखी थी उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। वो 8 घंटे सफर करके आई थी, इस्लामाबाद से दूर, 480 किलोमीटर दूर, आज़ाद कश्मीर के उस सुनसान गांव में। घड़ी की टन ने कमरे की खामोशी तोड़ी। बुराक ने एकदम ही घड़ी को देखा। ओह गॉड, 9 घंटे हो गए आनिया को गए हुए। आंटी, मगर वो अकेले ये सब नहीं कर रहा, उसके साथ कोई और भी है। आनिया ने बताया है, कोई और इंसान जिसे वो बॉस कहकर बुलाता है। उसकी बात पर उन्होंने एकदम सर उठाया। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई और भी है जो ये सब कर रहा है, साले अकेला नहीं है। कौन? यही तो हम नहीं जानते कि वो कौन है। सदर साहब ने आपसे कभी कुछ नहीं कहा है? उसने एक बार फिर उनसे वो सब पूछा। दूर कहीं उसे भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी थी। आने की सांस तक अटक गई थी। वो एक जगह ठहर सी गई। ए लड़की, चुपचाप चलो। वो इंसान अब गांव से बाहर निकल रहा था और आनिया उसके पीछे चुपचाप चल रही थी। यहाँ आगे खतरा है, उसने उसे रोकना चाहा। यहाँ सिर्फ एक खतरा है और वो तुम जानती हो कौन है, इसलिए खामोशी से सफर तय करो, वरना अच्छा नहीं होगा। उस इंसान ने उसे तंबी करते हुए कहा। वो एक बार फिर खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। वो न जाने कितनी देर उसके पीछे चलती रही। फिर उसे दूर एक जगह रोशनी दिखाई दी, पीले रंग का बल्ब और वो कच्चा सा घर। या अल्लाह, मेरी मदद करना। उसने वही किया जो हर इंसान मुसीबत के वक्त करता है। वो उस घर से कुछ ही दूर थी कि अचानक उसके लबों से एक चीख निकली। झुककर कदमों में देखा तो स्याह रंग का सांप उसके कदमों में बिलबिला रहा था। वो बेसाख्ता पीछे की तरफ गिरी। ओह गॉड, सांप, मेरी मदद करो, इसे हटाओ। वो इंसान उस तक आ चुका था। सांप ने भी फन फैलाया हुआ था कि उसने उसे हाथ से उठाकर नीचे की तरफ उछाल दिया, फिर आनिया को हाथ से पकड़कर सीधा खड़ा किया। बॉस, तुमसे डर रही थी? तुमसे? वो हंसा। आनिया को शर्मिंदगी सी हुई, लेकिन खामोश रही। फिर उस इंसान ने उसका हाथ तब छोड़ा जब वो दोनों उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। लकड़ी का बना दरवाजा था, दो पट जिनके आगे एक जंजीर सी बांधी गई थी। उस आदमी ने हल्के दस्तक दी तो दरवाजा खुलता चला गया। वो उसके साथ अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते साथ उसकी नजर सामने रखी हुई कुर्सी पर पड़ी, जहां एक औरत बैठी थी, सुर्ख रंग का कोट और सफेद रंग का ट्राउजर पहने। आनिया की दिल की धड़कनें एकदम तेज हुई। साथ खड़े आदमी ने चेहरे से मास्क हटाया। आनिया का चेहरा जब उसकी जानी मुड़ा तो उसे लगा कि वो दोबारा कभी हिल न सकेगी। एक लफ्ज था उसके लबों से निकला था, डेरिक। बुराक, अभी के अभी सर्वर मंजिल चलो, हमें सर्वर मंजिल जाना है। वो उठी और बाहर की तरफ भागी। वो उनके पीछे बाहर निकला। वो सीढ़ियों से इस तेजी से नीचे उतर रही थी कि यमुना और नाना भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। क्या हुआ आपको? लियाकत ने उनके बाहर निकलने से पहले सवाल किया था। वो जो दरवाजा खोल रही थी मुड़कर पीछे देखा, फिर चलते हुए उन तक गई। एक बात का जवाब सच सच दीजिएगा। तुम? उसकी आंखों में हैरत थी। तो तुम थे जिसने वो कैमरे बुराक के घर में लगाए थे? मगर क्यों? उस औरत को नजरअंदाज करती वो डेरिक की जानी बढ़ी। पैसा सब करवाता है डियर, उस औरत ने दूर से कहा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, वो जैसे उससे छुप रही थी। वो भरोसा करता था तुम पर। और जोबिया, तुमने जोबिया को मारा? उसकी बात पर डेरिक का कहका बुलंद हुआ। माय गॉड, वो लड़की इतनी इरिटेटिंग थी, मारना ही पड़ा उसे, बेचारी। फिर से डेरिक की जगह वो औरत बोली थी। तुमसे बात नहीं कर रही मैं, आनिया चीखी। यहाँ सिर्फ मैं बात करती हूँ, बाकी किसी की आवाज निकलने से पहले दब जाती है। वो औरत उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चीखी। नाना ने मुड़कर बुराक को देखा जो आंखें चुरा गया। जी? मध्यम सी आवाज। बुराक, आपका नवासा नहीं है ना? बुराक ने सर उठाकर उन्हें देखा और फिर सर दोबारा झुका लिया। उसका वजूद? आप कैसे? नाना के चेहरे पर बेयकीनी थी। रुकैया की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। कोई औरत कैसे अपनी औलाद के साथ ये सब कर सकती है? कैसे? उनके आंसू बह निकले।
बुराक के गले में आंसू का फंदा सा बनने लगा था। कौन औरत? यमुना सारी बात में पहली बार बोली थी। वो बोला ही कहा करती थी। उन्होंने तो 32 साल पहले बोलना छोड़ दिया था। इसीलिए आवाज नीचे रखो लड़की। अब की बार वो धीमी आवाज में बोली थी, मगर पीछे वो जैसे दहाड़ी थी। आनिया जान चुकी थी कि वो कौन है। या मेरे रब, ये किस इम्तिहान में डाल दिया है तूने मुझे? मेरे ही अपनों को मेरे सामने ला खड़ा किया। या अल्लाह, ऐसा भी क्या गुनाह सरजद हो गया था कि ये सब सहना पड़ा मुझे? जिनसे मैंने मोहब्बत की थी वही मेरे खिलाफ हो गए। पहले साले और अब। कुछ देर बाद बुराक रुकैया के साथ गाड़ी में बैठा था। वो एक नज़र उन्हें देखता, फिर सड़क को। दिमाग जैसे एक जगह रुक ही नहीं रहा था। आनिया से खुद तक, खुद से आनिया तक। ऐसा क्या था जो वो नहीं जानता था? या मेरे रब, ये कैसा इम्तिहान है? हर इंसान मुझसे ज़्यादा जानता है और मैं तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, किस खानदान, किस तबके से ताल्लुक़ है। जिसे माँ समझता हूँ वो माँ नहीं थी। जिसे बाप समझकर उसको याद करता रहा वो बाप नहीं था। जिसे अपना दोस्त समझा उसे तूने छीन लिया। सब मेरे साथ ही क्यों? अब मैं आनिया को नहीं खो सकता मेरे रब। वो जहाँ भी है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी है। या अल्लाह, अगर आज उसे कुछ हो गया तो शायद मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है। उसकी हिफाजत कर या रब। इस्लामाबाद की हवाएं आज कुछ अजीब थीं, जैसे कुछ कह रही हों, कुछ कहने के लिए बेताब हो। उसी शहर के दरमियान में वो घर था, सर्वर मंजिल, वही पुराने तर्ज का महलनुमा घर। उस घर के ग्राउंड फ्लोर के बाएं तरफ के कमरे में झांको तो वहां उस वक्त रुकैया शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। गोरी रंगत, उठी हुई नाक, किसी भी सर्जरी से पाक चेहरा और भूरी आंखें। वो हमेशा से एक खुश इखलाक औरत थी। उन्होंने कभी भी किसी के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की थी, इसीलिए वो खुद भी खुश रहती थी। असद पीछे बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे, हाथों में एक किताब थामे और आंखों में चश्मा लगाए वो उस किताब में मगन थे। आपको नहीं लगता आप आनिया की शादी में जल्दी कर रहे हैं? असद ने काफी देर बाद रुकैया से कहा था। किताब अब उनके हाथों के बजाय साथ बिस्तर पर पड़ी थी। जल्दी? आपको ये ख्याल कैसे आया? वो हाथों से कंघी नीचे रखती हुई बोली। मतलब कि अभी वो सिर्फ 22 साल की है, इतनी जल्दी क्या है? असद उठकर उनके पास आ गए, उसके पीछे खड़े होकर सिंगार आईने के सामने रखी कंघी उठाई और उनके बालों में चलाने लगे। लड़कियों की शादी की यही उम्र होती है, वो मुस्कुराकर कह रही थी। मालूम नहीं, लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अब वो उनके बालों को हाथों में लिए उनके 3 हिस्से कर रहे थे। आप ज्यादा सोच रहे हैं, उन्होंने नरमी से कहा। शायद वो सोच में थे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नर्म लहजा, टूटी हुई आवाज, साथ में उन्होंने बालों के तीनों हिस्सों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद चुटिया बनकर तैयार थी। रुकैया अपनी जगह से उठी और उनके सामने खड़ी हो गई। मैं आपको और इस खानदान को कुछ नहीं होने दूंगी। हतमी अंदाज में यकीन दहानी करवाई वो मुस्कुरा दिया। जानता हूँ, मगर अभी तक उस शख्स का भी पता नहीं चल सका जिसने उस रात आनिया पर हमला किया था। उनका हाथ थामे वो और भी कुछ कह रहे थे। बातों का सिलसिला अभी शुरू हुआ था। आपने अपनी मर्जी से ही तो किया है ना रिश्ता, अब आपको सारे में क्या बुराई दिखाई दे रही है? वो पूछे बिना न रह सकी। अब वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। असद की पूरी तवज्जो अब उनकी तरफ थी। कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ है कि साले कंपनी में छोटे मोटे फ्रॉड करता रहा है। पिछले महीने याद है बोनसेस में से 6 लाख गायब थे। रुकैया ने सर इस्पात में हिलाया। वो किसी और ने नहीं, साले ने किया था। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? तुम्हें लगता है मैं इल्जाम की बुनियाद पर कह रहा हूँ? मुकम्मल छानबीन करने के बाद कह रहा हूँ। रुकैया ने ज्यादा गौर नहीं किया। उसे जरूरत हुई होगी। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। वो मांग सकता था, बल्कि मांग लेता है, उन्होंने संजीदगी से कहा। रजिया ने भी कई साल पहले कुछ ऐसा किया था। मुझे लगता है मैं गलती कर बैठा हूँ। वो फिक्रमंद थे। रजिया अब बदल चुकी है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आप गलत सोच रहे हैं। रुकैया ने उन्हें तसल्ली दी। मुझे कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसे जैसे मैं तुम लोगों से दूर जाने वाला हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? रुकैया ने बेसाख्ता उन्हें टोका।
पता नहीं रुकैया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? उनके पूछने पर वो उठे और अलमारी से एक लिफाफा निकाल कर लाए। तुम्हें याद है रजिया का शादी से पहले वाला अफेयर? वो ना जाने क्यों पुरानी बातें कर रही थी। वो उन बातों को भूल चुकी थी, मगर असद को जैसे वो सब बातें हिफ्स थीं। वो उनको समझ ना सकी। गला खुंकारते हुए वो भी उठ बैठी। तुम्हें वो बच्चा याद है? उसका यहाँ क्या जिक्र? उसी का तो जिक्र है, उसी से जुड़ा है ये सब। वो कहते हुए लिफाफा खोलने लगे। सर्वर मंजिल में बुराक और रुकैया दाखिल हुए तो वहां का हर शख्स आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था। बुराक की नजरें हुमायूं पर जा ठहरी, लेकिन रुकैया उसका हाथ थामकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाजा खोला तो एक खुशबू बुराक के नथनों में टकराई थी। सदर साहब की खुशबू। उसके लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट दर आई। रुकैया ने अलमारी से वो कागज निकाला और बेड पर आ बैठी। वो उसे सब बताती गई। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? जो चाहिए वो लो और मुझे मेरा भाई वापस करो। आन्या ने हर एक सोच को झटका और सीधा मुद्दे की बात पर आई। अभी शावेज से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था, मगर वो तो ये तक नहीं जानती थी कि उसका भाई है कहाँ। कहा था ना, काश सोचने से सब ठीक हो जाता। बस तुम्हारा एक साइन, तुम्हारे भाई की कीमत तुम्हारा एक सिग्नेचर। वो औरत अब भी अंधेरे में थी, जैसे जानबूझकर उससे अपना चेहरा छुपा रही हो। हम सबको लगा था वो बच्चा मर चुका है, मगर ऐसा नहीं है, वो बच्चा जिंदा है। रुकैया की मानो सांस रुक गई थी। वो जिसे मरा समझ रहे थे वो जिंदा था। पर ऐसा कैसे? हमने तो खुद उसकी बॉडी को। वो कुछ कहते कहते रुकी। जब उनकी समझ में बात आई तो खामोश हो गई। असद फिर बोलना शुरू हुए। एग्जैक्टली, छोटे बच्चे सब एक जैसे दिखते हैं और हमने उस बच्चे का डीएनए नहीं किया था, लेकिन इसका जरूर किया है। उन्होंने लिफाफा खोलकर उनके सामने कुछ कागजात रखे। रुकैया ने आबरू उचकाए। ये डीएनए रिपोर्ट है बुराक की। उनकी आवाज मध्यम थी। कौन बुराक? खिड़कियां जोर से एक दूसरे से टकराई। बुराक जो खामोशी से सुन रहा था एकदम चौंका। चलता हुआ खिड़की तक गया और खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए। फिर उसने सवाल किया, मगर वो जिस असियत से गुजर रहा था वो बयान से बाहर थी। रुकैया एक बार फिर बोलना शुरू हुई। तुम्हें अरहम याद है? अरहम मिर्जा। उन्होंने जवाब के बदले एक बार फिर सवाल किया। हाँ, आपका वो दोस्त जिसकी डेथ हो गई थी, उनकी बीवी का क्या नाम था? उन्होंने दिमाग पर जोर दिया। यमुना। जी, यमुना लियाकत वली। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और अब तो और ज़्यादा यकीन हो गया है कि आन्या की फुप्पो ही है सब चीज़ के पीछे, जो बॉस हैं। और शायद उन्होंने बुराक के फादर को ही किडनैप किया हुआ है और वही बंधे हुए हैं जो बेड पर हैं। और बुराक के फादर वही हैं, लेकिन सिर्फ मदर चेंज है, मतलब मदर दूसरी थी। और ये सास का नहीं है बेटा, शायद रज़िया नाम है पप्पो का। हाँ, रज़िया का बेटा है ये। और वो जो बंधे हुए हैं बेड पर फर्स्ट एपिसोड से, वो शायद यही हैं, बुराक के फादर। और शायद हो सकता है कि सालेह और बुराक भाई ही हों, सौतेले हैं कि सगे, मालूम नहीं, क्योंकि डाइवोर्स हुआ था तो। हाँ, सौतेले होंगे शायद। हाँ, सौतेले होंगे। और शायद कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद शारवेज की डेथ होगी या फिर बुराक के फादर की। देखते हैं दोनों में से। और आपको क्या लग रहा है बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।